दोस्तों मेरे एक व्यूअर और सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये सैमसंग वर्सेस ओप्पो वर्सेस वीवो वर्सेस रियलमी वर्सेस शाओमी पे एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। मैं यहाँ इन 5 कंपनीज़ के बारे में बात करूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एश्योर करता हूँ कि मैं वो सब बातें ज़रूर बता दूंगा कि इन ब्रांड्स के फ़ोन आपको कब और क्यों लेने चाहिए और क्या आप इन कंपनीज़ के स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं और वो ये कि आप जितना हो सके घर पे रहें। जो भी अपने काम है, अगर आपको लगता है कि घर से हो सकते हैं तो वो ज़रूर आप घर से ही करें। ये बहुत ही टफ टाइम्स हैं। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसे हमें साथ में मिलकर ख़त्म करना है, तो ज़रूर मास्क लगा के बाहर निकलें और जितना हो सके घर से ही काम करें। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सैमसंग की, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सैमसंग इंडिया में बहुत ही पहले से है, काफ़ी समय हो गया है। मेरे ख्याल से 2005 या 6 में पहला सैमसंग का फ़ोन आ गया था और तब से सैमसंग की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में एक्टिव है। पहले उनके कुछ फीचर फ़ोन्स आते थे जो कि गुरु नाम से आते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे एंड्रॉयड और जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी तरफ सैमसंग बढ़ता गया। और आज तो आप जानते हैं कि सैमसंग एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और मेरे हिसाब से इंडिया में जो सेकंड बेस्ट कंपनी है स्मार्टफोन्स बेचने वाली, वो सैमसंग ही है। दोस्तों, सैमसंग ने जब अपना स्मार्टफोन का बिजनेस सीरियस लेना शुरू किया इंडिया में, तो उनका जो शुरुआत में मेन फोकस था वो उनके फ्लैगशिप फ़ोन्स पे था। जैसे कि जो एस सीरीज़ के आपको फ़ोन्स मिलते थे सैमसंग के, S1, गैलेक्सी S, गैलेक्सी S2, S3, जो ये एस सीरीज़ के फ़ोन्स थे, ये एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देते थे। सबसे महंगे एंड्रॉयड फ़ोन्स इस सीरीज़ के होते थे और सिर्फ महंगे ही नहीं, इसमें कई सारे नए नए फीचर्स भी होते थे और हर साल हर जनरेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ नया सैमसंग ट्राई करता था इन फ़ोन्स के साथ। एस सीरीज़ के अलावा सैमसंग की जो नोट सीरीज़ है वो भी एक फ्लैगशिप सीरीज़ हुआ करती थी। और अगर 2011-12 की बात करी जाए तो सैमसंग के बहुत ही कम ऐसे फ़ोन्स होते थे जो कि एंड्रॉयड पे बेस्ड होते थे और वो बजट पे आते थे, यानी 10 से 15 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आते थे। तो सैमसंग का भी फ्लैगशिप पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा करता था और आज भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो उनके मिड रेंज फ़ोन से ज़्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं। हालांकि अब जब से M सीरीज़ के फ़ोन सैमसंग ने लॉन्च करने शुरू किए हैं, जैसे M31 और M21 और उसके साथ साथ जो M51 जैसे फ़ोन्स हैं जो कि 20-25 हज़ार या 10-15 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे फ़ोन्स आते हैं, वो अब काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं सैमसंग के लिहाज से। लेकिन अगर आप 3-4 साल पहले की बात करें तो जो उनकी J सीरीज़ के फ़ोन्स आते थे या जो ऑन सीरीज़ के फ़ोन्स आते थे, वो मिड रेंज के बहुत ही बेकार फ़ोन्स होते थे और कोई भी उन्हें नहीं खरीदना चाहता था। सिर्फ वही लोग उसे खरीदते थे जो कि सैमसंग के डाई हार्ड फैंस होते थे, क्योंकि सैमसंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि एक बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसका काफ़ी ट्रस्ट है मार्केट में। साथ ही साथ उसका जो सर्विस नेटवर्क है वो लोगों को काफ़ी इंप्रेस करता था, खास तौर से 4-5 साल पहले की अगर बात करी जाए, क्योंकि तब ऐसा था कि चाइनीज़ कंपनीज फ़ोन्स तो बहुत अच्छे लाती थी लेकिन उनके सर्विस जो थी वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आई थी। और साथ ही में जो इंडियन कंपनीज थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत से गुजर रही थी और उनकी सर्विस पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। तो बेसिकली इतनी लंबी बातचीत का मतलब ये है कि सैमसंग, क्योंकि सर्विस में काफ़ी अच्छा था उस समय पे, इस वजह से सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ोन्स को बेचा और काफ़ी साल तक वो नंबर 1 रहा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जब तक कि 2017 में शाओमी ने उसे ओवरटेक नहीं कर लिया। और दोस्तों, सैमसंग की सबसे खास बात ये रही है कि इसने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पोर्टल्स पे अपने फ़ोन्स को काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया है। अपने सारे ही फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी सैमसंग ने कभी ज़्यादा ख़राब होने नहीं दी है। अक्सर आप देखते थे कि चाइनीज़ फ़ोन्स के साथ ऐसा होता था कि उनके फ़ोन्स ऑनलाइन तो मिल जाते थे लेकिन ऑफलाइन वो अवेलेबल ही नहीं होते थे, या तो बिल्कुल, और अगर होते भी थे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते थे, या कभी कभार तो ऐसा होता था कि थोड़े हाई प्राइस पे रहते थे अगर आप ऑफलाइन लेने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी मेरे हिसाब से। क्योंकि जब ये चाइनीज़ कंपनी सिर्फ ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचती थी तो ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ थे उनके पास ये अच्छे फ़ोन्स नहीं आ पाते थे। खैर, ये तो बात हो गई सैमसंग की। अब आते हैं ओप्पो पे। दोस्तों, ओप्पो के बारे में और बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ओप्पो, वनप्लस, रियलमी, वीवो, ये जो 4 कंपनीज़ हैं ये सारी ही बेसिकली एक ही कंपनी है और वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जो है वो चाइना
कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और वो इन 4 कंपनीज की एक पेरेंट कंपनी है। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो इन चारों ही कंपनीज को यानी वन प्लस, ओप्पो, वीवो और रियलमी, इन चारों को ही आप एक ब्रैकेट के अंदर या एक अम्ब्रेला के अंदर काउंट कर सकते हैं। और इन चारों कंपनीज के अगर बिजनेस मिला दिए जाएं तो ये अकेले सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी इंडिया में स्मार्टफोन बेचने के लिए। तो इसीलिए अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ओप्पो की, जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे पहली कंपनी थी फ़ोन मैन्युफैक्चर करने की। अब इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में तो हम नहीं जाएंगे, सीधे सीधे मैं बात करता हूं कि ओप्पो ऐसा क्या अलग प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और अगर आप भी ओप्पो के प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि काफ़ी सारे नए एक्सपेरिमेंटल फीचर्स ओप्पो आपको बाज़ार में लाके देता है। हालांकि ये काफ़ी हाई प्राइस पे होते हैं क्योंकि ये थोड़े फ्लैगशिप फीचर्स होते हैं और इन फीचर्स को आप यूजुअली उस टाइम में जब ये फ़ोन लॉन्च होते हैं मार्केट में और कहीं नहीं देखेंगे। इसीलिए ओप्पो के फ़ोन्स जो हैं वो थोड़े से आपको ओवर प्राइस लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओप्पो की जो रेनो सीरीज़ के फ़ोन्स थे वो सबसे पहले स्लाइडर कैमरा मैकेनिज्म को लेके आए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिसर्च करी हुई थी और ये एक बहुत ही नया फीचर था जब रेनो का ये स्लाइडिंग कैमरा वाला फ़ोन लॉन्च हुआ था भारतीय बाज़ार में। और रेनो सीरीज़ के फ़ोन्स के साथ आप हर साल देखते होंगे जो कोई भी नई जनरेशन आती है रेनो फ़ोन्स की, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नया इनोवेशन ज़रूर होता है जो कि आपने मार्केट में और कहीं नहीं देखा होता है। तो इसीलिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से ओप्पो एक ऐसी कंपनी है जो कि रिसर्च बेस्ड काम करती है, किसी और कंपनी को कॉपी नहीं करती है और वो नए एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को टेस्ट करने में, उसको बाजार में सबसे पहले लाने में फोकस करती है। हालांकि ओप्पो भी ऐसा नहीं है कि मिड रेंज फ़ोन्स नहीं बनाती है या वो बजट फ़ोन्स नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बजट फ़ोन्स जो ओप्पो के होते हैं वो उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़, और वो उतने ज़्यादा इसीलिए बिकते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी ओप्पो ये फ़ोन्स मिड रेंज के क्यों बनाता है, वो इसलिए क्योंकि ओप्पो का जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कोई आदमी ऐसा हो अगर जो रूरल एरियाज़ में रहता हो या किसी भी वजह से उसको ऑनलाइन मार्केटिंग पे उतना ट्रस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी अपने पास की शॉप में जाएगा और जब वो अपने पास की शॉप में जाता है तो उसको ओप्पो के फ़ोन्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बताया था कि ओप्पो को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था 3-4 साल पहले, और वो इसलिए किया गया था क्योंकि उनके जो फ़ोन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फी फोकस्ड आने लग गए थे। एक ऐसा समय आया था जब ओप्पो सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरे की बात करता था, अपने फ़ोन्स में कैमरे की बात करता था। इवन उनकी जो टैगलाइन थी वो भी ओप्पो कैमरा फ़ोन करके हो गई थी, जिससे पता चलता था कि वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे फोकस कर रहे थे। बहुत ही बेकार प्रोसेसर्स के साथ वो इन फ़ोन्स को लॉन्च कर देते थे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सेल्फी कैमरा देके। तो तब वो एक समय हुआ करता था जब ओप्पो को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और इसलिए भी किया जाता था क्योंकि वो ऑफलाइन मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा कमीशन देते थे। ऑफलाइन जो दुकानदार होते हैं उनको काफ़ी कमीशन ओप्पो की तरफ से मिलती थी। तो जब भी आप किसी शॉप के पास जाते थे तो वो आपको ओप्पो के फ़ोन्स देने की बहुत कोशिश करता था। तो ये जो बिज़नेस था वो ओप्पो का उतना ज़्यादा अच्छा किसी को लगा नहीं। टेक वर्ल्ड में भी हम लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जिसका भरपूर क्रिटिसिज्म भी ओप्पो को झेलना पड़ा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उनके फ़ोन्स आज भी काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट में बिक जाते हैं। तो ये तो कहानी रही ओप्पो की। अब आते हैं हम ओप्पो के दूसरे भाई यानी वीवो पे। बात करें अगर वीवो की तो इसका भी जो पैटर्न है काफ़ी कुछ ओप्पो की ही तरह रहा है। इनका भी काफ़ी रिसर्च बेस्ड काम रहा है, नए नए फीचर्स लाने में वीवो विश्वास रखती है। और बस डिफरेंस की बात एक ये है कि जहां ओप्पो के फ़ोन्स मिड रेंज और जो बजट रेंज के फ़ोन्स होते हैं वो उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं, वहीं वीवो के जो फ़ोन्स हैं वो सरप्राइजिंगली पिछले 2-3 साल से मिड रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने लग गए हैं। लेकिन वीवो का जो मेन बिजनेस है वो अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिसर्च बेस्ड है। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वीवो के X50 Pro फ़ोन के साथ वर्ल्ड में पहली बार किसी फ़ोन के कैमरे में उस तरीके का गिम्बल स्टेबलाइजेशन आया था जो कि आपको किसी भी और फ़ोन में देखने को नहीं मिला। तो ऐसे ही वीवो की भी जब शुरुआत हुई थी तो उनका फोकस कैमरा और म्यूजिक से रिलेटेड कुछ फीचर्स पे ज़्यादा हुआ करता था। ओप्पो की ही तरह वीवो ने भी कैमरा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया उसी टाइम पे जब ओप्पो भी अपने सेल्फी गेम को आगे बढ़ा रहा था, और हर चीज़ में ये दोनों कंपनीज जो थी ओप्पो और वीवो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फी कैमरास को प्रमोट करती थी और बहुत ही बेकार के प्रोसेसर्स अपने फ़ोन्स में देते थे जो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं होता था। लेकिन फिर से हम आज की अगर बात करें तो वीवो आज एक बहुत ही एस्टैब्लिश ब्रांड है। वीवो के कुछ ऐसे भी फ़ोन्स रहे हैं जिन्होंने मिड रेंज में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को देखा है, जैसे वीवो का Z1 Pro,
और इसके अलावा वीवो के जो यू सीरीज़ के फ़ोन्स आए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे। लेकिन वीवो के लिए भी मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इनका फोकस भी आपको एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, आपको नए नए फीचर्स से रूबरू कराने वाला है, जिसके लिए वो एक हाई प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। और ओप्पो की ही तरह वीवो का भी जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वीवो की भी सर्विस ऑफलाइन में बहुत अच्छी है और आपको वीवो के फ़ोन्स ऑफलाइन स्पेस में तो ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए वीवो भी एक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ओप्पो और वीवो के तीसरे भाई यानी कि रियलमी पे। तो रियलमी की जो ट्रेजेक्ट्री रही है वो ओप्पो और वीवो दोनों से ही एकदम अलग रही है। रियलमी का जो फोकस रहा है वो बेसिकली शाओमी की मोनोपोली को ख़त्म करने का शुरुआत से ही रहा है। आप देख लीजिए, जो रियलमी का पहला फ़ोन आया था रियलमी 1, वो भी शाओमी के जो उस टाइम के बेस्ट फ़ोन्स थे उनको कम्पीट करने के लिए लाया गया था और बहुत अच्छे से उस फ़ोन ने कम्पीट भी किया था। और तब से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि जिस प्राइस पॉइंट पे शाओमी अपने फ़ोन्स को लॉन्च करता था उस प्राइस पॉइंट पे उतने ही अच्छे फ़ोन्स रियलमी भी लॉन्च करने लगा। और तब से अगर देखा जाए तो स्पेशली जो 20,000 तक के प्राइस पॉइंट के फ़ोन्स हैं उसमें कभी शाओमी आगे रहता है तो कभी रियलमी आगे आ जाता है, और शाओमी की कंपनी कभी पोको आगे आ जाती है तो फिर से रियलमी आगे आ जाता है। तो ये जो रेस है ये रियलमी और शाओमी की अपनी आपस में चलती रहती है। और रियलमी की खास बात एक ये भी है कि ओप्पो और वीवो के जो फ़ोन्स हैं वो जब भी कोई नए फीचर्स लाते हैं, किसी भी नए एक्सपेरिमेंटल फीचर को अपने फ़ोन्स में इंट्रोड्यूस करते हैं एक हाई प्राइस पॉइंट पे, तो उसके 6-7 महीने बाद ही या कई बार तो 3-4 महीने बाद ही रियलमी उसी फीचर को काफ़ी कम प्राइस पे यूज़र्स के लिए लेके आ जाता है, जिससे एक वैल्यू फॉर मनी जो क्वोशंट है रियलमी के फ़ोन्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी कई सारे देखने को मिलेंगे। मुझे याद है कि Realme 1 जो कि मीडियाटेक के Helio P60 प्रोसेसर पे लॉन्च हुआ था और वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होता था। वहीं ओप्पो का ही एक और फ़ोन बहुत ही सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ, सेम प्रोसेसर के साथ 25,000 के प्राइस पॉइंट पे आता था, जिससे ये पता चलता है कि Realme जो है वो ओप्पो और वीवो के जो फीचर्स है, जो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स हैं, उनको काफ़ी सस्ते दाम पे थोड़े समय बाद 3 से 4 महीने बाद मार्केट में लेके आ जाता है। रियलमी का जो एक थ्योरी रही है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ोन्स लॉन्च करते आ रहे हैं। कोई भी ऐसा बहुत अलग फैंसी फीचर आपको रियलमी के फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। ना ही उनके फ़ोन्स में आपको बहुत ही अलग तरीके की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। आपको स्लाइडर कैमरा जैसे फीचर्स और जो पॉपअप कैमरे वाले जो फीचर्स हैं वो सब आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे रियलमी में। लेकिन जो चीज़ रियलमी बहुत अच्छी करता है वो ये है, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लेके आ जाता है। लेकिन जो रियलमी को बाकी सबसे बिल्कुल अलग करता है वो ये है कि ये भी शाओमी की तरह एक ऑनलाइन फोकस्ड ब्रांड ज़्यादा है, जो कि अब नए प्रोडक्ट्स भी लाने लगा है, लेकिन हम उसकी बात अभी यहाँ नहीं करेंगे। तो रियलमी के फ़ोन्स जो हैं वो भी आपको ऑनलाइन ही ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन ऑफलाइन में रियलमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है उससे कि जो रियलमी के फ़ोन्स ऑनलाइन नहीं मिलते हैं वही सेम फीचर्स वाले फ़ोन्स ऑफलाइन में जब मिलते हैं तो वो ओप्पो या वीवो के फ़ोन्स में दिख जाते हैं कस्टमर्स को, और वो ज़्यादा प्रीमियम पे करके रियलमी की जगह ओप्पो या वीवो के फ़ोन्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों कंपनीज जो हैं, ये ओप्पो, वीवो और रियलमी, ये तीनों मिल के काफ़ी अच्छा बिजनेस कैसे कर पाती हैं। एक कंपनी है जो ऑनलाइन फोकस करती है और बाकी दो जो कंपनीज हैं वो महंगे फीचर्स लाती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन पे फोकस करती हैं, जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट में वो काफ़ी अच्छी कमाई कर ले जाती हैं। तो ये तो बात हो गई ओप्पो, वीवो, रियलमी की भी। और अब आते हैं लास्ट कंपनी जो कि है शाओमी। अब दोस्तों शाओमी के बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बताऊं, आपको तो पता ही है कि ये वही कंपनी है जिसने जब 2014 में इंडिया की मार्केट में एंट्री करी थी तो बहुत ही धमाकेदार एंट्री करी थी। रेडमी 1S और मी 3 जैसे जो फ़ोन्स थे वो इनके बेस्ट सेलर्स बने थे, और एक टाइम के लिए तो इन्होंने फ्लिपकार्ट की साइट भी क्रैश करवा दी थी, इतनी ज़बरदस्त सेल्स होती थी शाओमी के फ़ोन्स की। लेकिन शाओमी का अगर आप आज की बात करें तो इनका भी फोकस जो है वो अलग अलग ब्रांड्स को एस्टैब्लिश करने में हो गया है। आप देखेंगे कि जो 10 से 15 हज़ार के फ़ोन्स होते हैं वो रेडमी के नाम से ज़्यादा बिकते हैं, रेडमी के नाम से पॉपुलर होते हैं, वो एक सब ब्रांड सा बन गया है। रेडमी अपने आप में एक सब ब्रांड सा बन गया है। उसके बाद अगर आप इससे ऊपर यानी कि 18 से 20 हज़ार या जो फ्लैगशिप फ़ोन्स आप देखेंगे शाओमी के, वो MI के नाम से बिकते हैं, वो मी सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं। और उसके साथ ही साथ शाओमी ने भी एक अपना सब ब्रांड लॉन्च किया था 2018 में ही, वो था पोको। और पोको भी आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छे फीचर्स लेके आता है। पोको भी आपको ऑनलाइन कॉन्सेंट्रेट करता हुआ एक ब्रांड मिलेगा।
इवन अगर आप पूरे Xiaomi को देखें तो उसमें Redmi और Poco ये आपको ऑनलाइन ही ज़्यादा नज़र आएंगे, और जो मी के फ़ोन्स हैं वो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही बराबर से नज़र आ जाएंगे। एक पैटर्न जो Xiaomi के साथ कंसिस्टेंट रहा है कि वो ज़्यादातर ऐसे फीचर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते जो कि बहुत ही ज़्यादा सेगमेंट फर्स्ट हो या एकदम ही नए एक्सपेरिमेंटल फीचर्स आ जाए। हालांकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ है, जैसे अभी आप रिसेंटली देखें जो 108 मेगापिक्सल के जो कैमरा वाले फ़ोन्स हैं वो सबसे पहले Xiaomi ने ही निकाले हैं, और इसके पहले 20,000 के प्राइस पे 120 हर्ट्ज़ का जो Poco X2 फ़ोन था वो भी Xiaomi ने ही निकाला था। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जितना Oppo और Vivo इनोवेशन पे ट्राई करते आ रहे हैं उतना Xiaomi ने नहीं किया है। और Xiaomi भी Realme की तरह एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनी है। ज़्यादातर उनके जो फ़ोन्स हैं वो कम प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू देने पे फोकस रहते हैं, और इसीलिए कई सालों से Xiaomi जो है वो लीडर बन के सामने आया है। अगर हम इंडिया में स्मार्टफोन सेल्स की बात करें, और Xiaomi ही वो कंपनी थी जिसने Samsung को भी पछाड़ दिया था। तो ये तो बात हो गई सारी कंपनीज की, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अंत में आते हैं वर्डिक्ट पे। तो दोस्तों वर्डिक्ट में कुछ ऐसा खास नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, अगर मैं एक सेंटेंस में सभी ब्रांड्स के बारे में कंक्लूड करूं तो सबसे पहले सैमसंग के बारे में मैं यही कहूँगा कि सैमसंग वही लोग लेते हैं जो कि एक ब्रांड नेम सैमसंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उनको अगर सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए है तभी वो सैमसंग के फ़ोन्स के पीछे जाते हैं, या अगर वो फ्लैगशिप फ़ोन्स लेते हैं तो उनको सैमसंग नज़र आता है। तो सैमसंग उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो कि सैमसंग के या तो डाई हार्ड फैंस हैं या तो वो एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो अगर आप ऑफलाइन में हैं और आप ऑनलाइन बाजार पे भरोसा नहीं करते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आपको ओप्पो के फ़ोन्स के साथ ही जाना पड़ेगा। ओप्पो के फ़ोन्स भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको बहुत स्टाइलिश फ़ोन्स चाहिए या आपको डिज़ाइन फोकस्ड फ़ोन्स चाहिए और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स चाहिए हैं तो आप ज़रूर ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। उनके जो रेनो सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, और उनमें कई सारे ऐसे नए इनोवेटिव फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम सा ही केस वीवो का भी है। अगर आपको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो कि वीवो में ही आपको एक्सक्लूसिवली मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिम्बल स्टेबलाइजेशन वाले जो फ़ोन्स हैं, चाहे वो वीवो X60 Pro हो चाहे वो वीवो X50 Pro हो, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वीवो ही अभी हाल में देती है। ओप्पो और वीवो के में कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपको ओप्पो या वीवो ही एक बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर देन सैमसंग। इसके बाद दोस्तों आते हैं रियलमी। अब ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए रियलमी का फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बहुत प्रैक्टिकल एक फ़ोन चाहिए तो आपको रियलमी के फ़ोन्स बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे पर्सनली मुझे भी रियलमी के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को नहीं देखता हूँ, मैं फीचर्स जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ऐसे केस में आपको भी रियलमी के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। हाँ, उसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन नहीं होती है, कुछ नए फीचर्स ऐसे एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं जो कि एक आपको नया इनोवेटिव एक्सपीरियंस दें, जो आपके फ़ोन को बिल्कुल स्टैंड आउट कर दें, क्राउड से अलग कर दें बिल्कुल। तो ऐसे फीचर्स आपको रियलमी में ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको ओप्पो या वीवो में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपको रियलमी के साथ मिलता है वो ये है कि एक पीस ऑफ माइंड है। उसके अलावा जो ओप्पो वीवो के नए फीचर्स हैं वो आपको 4-5 महीने में तो रियलमी में देखने को मिल ही जाते हैं। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं, अगर आप पैसा उतना खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो रियलमी काफ़ी एक अच्छा ब्रांड साबित हो सकता है। और दोस्तों अंत में आते हैं हम Xiaomi पे। तो Xiaomi को भी मैंने काफ़ी क्लियरली बताया हुआ है। Xiaomi के बारे में भी मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि Xiaomi के जो Redmi सीरीज़ फ़ोन्स हैं और जो Poco के फ़ोन्स हैं वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो उसमें कुछ हालांकि दिक्कतें हैं, जैसे एड्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो Xiaomi के साथ रहती हैं उनके Redmi सीरीज़ के फ़ोन्स में। लेकिन ओवरऑल अगर आप वैल्यू देखें जो Xiaomi के फ़ोन देते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। Xiaomi का एक नाम भी है काफ़ी अच्छा, उसकी सर्विस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। हालांकि इन सारे ही ब्रांड्स की सर्विस काफ़ी इंप्रेसिव है। तो Xiaomi भी अपने आप में एक अलग जो है पोजीशन ले लेता है। और Xiaomi तो इसलिए भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू ईयर लेके आई 2014 में, जिसने स्मार्टफोन मार्केट को इंडिया में हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या मोटिव्स हैं इन पांचों ही कंपनीज़ के, कैसे वो अलग हैं, और आपको ज़रूर शायद हेल्प होगी अगली बार जब आप कोई नया फ़ोन लेने जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं
तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।